Hello students, good morning all of you. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिक्स की क्लास और देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया, क्या पढ़ना बाकी है। यूनिट सेकेंड चल रही है हमारी, है ना? BSc पार्ट फर्स्ट। मैकेनिक्स यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? दृढ़ पिंडों की गतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना। मतलब जो रिजिड बॉडीज होती है उनका मोशन किस तरीके से होता है, किस प्रकार गति करते हैं और उनसे जुड़े क्या क्या गुण होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? इससे पहले तक हमने मैकेनिक्स में जहाँ तक हमने टक्कर पढ़ा, द्रव्यमान केंद्र पढ़ा, हमने किस प्रकार की गति की बात की? कोई कंड रेखीय गति कर रहा है v वेग से। क्लियर है? अब हम मोस्टली जो बातें कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई कण घूर्णन गति कर रहा है तो उसका वेग भी कोणीय वेग हो जाएगा, कितना? ओमेगा हो जाएगा। विस्थापन भी उसके सापेक्ष कोणीय विस्थापन हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। या वेग में परिवर्तन डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, डेल्टा सॉरी डब्ल्यू नहीं ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। इनसे जुड़े कुछ एक दो प्रॉपर्टी हमने जैसे कल पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण के बारे में, ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि आगे हम सब जड़त्व आघूर्ण के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका हमें मेन फॉर्मूला क्या मिला था? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर। कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उसके लंबवत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। R क्या होती है? कि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है ना। और इसके वर्ग के वर्ग के इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। क्लियर है? ये हमने बात की थी किसी एक कण के लिए। अगर हम पूरे निकाय की बात कर रहे हैं जहाँ पे कुल n कण हो तो हम I बराबर क्या ले लिया था हमने? समेशन। जहाँ I का मान 1 से n तक के लिए ले लिया था, n पार्टिकल मान लिया हमने, तो मान क्या हो जाएगा? MI/RI स्क्वायर। ये हमारा जड़त्व आघूर्ण था। क्लियर है? हमने जड़त्व आघूर्ण की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग कण की आकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। जैसे मैंने बताया था, आगे हम इस चैप्टर में यही करेंगे। कोई वृत्त है, उसका जड़त्व आघूर्ण क्या है? मतलब कोई वृत्त से मतलब कोई गोला है अंदर से भरा हुआ है, तो कोई खाली गोला है मतलब कि जैसे खोखला गोला होता है ना अंदर से, जिसमें हम अलग अलग क्या करते हैं? डिस्क काट सकते हैं, या रिंग जिसको हम कह सकते हैं। जैसे हम हाथ में जो हम रिंग पहनते हैं, अब वो रिंग क्या होती है? केवल चारों तरफ से होता है, उसमें राउंड शेप, बीच में पूरा खाली होता है। तो एक प्रकार से मान लो कोई खोखला गोला है और उसके अगर हम छोटी छोटी स्लाइसेस काट देते हैं, इस प्रकार से कोई गोला है और अंदर से बिल्कुल खाली है, तब आप इसकी छोटी छोटी स्लाइसेस काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? अलग अलग रिंग ही तो मिलेगी, अंगूठी टाइप की। बीच में से पूरा खोखला होगा, चारों तरफ बस गोले का शेप लिए होगा। क्लियर है ना? तो जैसे रिंग होती है, एक ऐसी शक्ति होती है, चाहे वृत्त है, चाहे कोई बेलनाकार वस्तु है, ठीक है। इन सब के हम जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे, निकालेंगे हम, ठीक है ना। ज्ञात करेंगे कि इनके मान क्या होते हैं, और हम देखते हैं कि इन सब के मान अलग अलग आएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण कण की आकृति पर निर्भर करता है, पहली चीज। दूसरा, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। MRI इसमें द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। और द्रव्यमान पर निर्भर कैसे कर रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है M। मतलब हम क्या कह सकते हैं? जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व आघूर्ण भी ज्यादा होगा, ठीक है। जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व आघूर्ण भी कम होगा। क्लियर है? दूसरी चीज, जड़त्व आघूर्ण को आप इस प्रकार से देख सकते हो। हमने क्या देखा था? जड़त्व का मतलब क्या होता है? जैसे हमने रेखीय गति के बारे में बात की थी। जैसे उस दिन हमने जो हमने बलाघूर्ण में और कोणीय संवेग में हमने रिलेशन निकाला था, ये टो इक्वल टू dj बटे में dt के बराबर। क्लियर है? तो हमने इसको किससे कंपेयर किया था कि न्यूटन ने रेखीय गति के लिए जो द्वितीय नियम दिया था, मतलब F इक्वल टू dp बटे dt, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि ये मान और ये मान सेम ही है, लेकिन ये किसके लिए था? ये रेखीय गति के लिए था।
ठीक है ना। और ये आपके पास किसके लिए आ रहा है, ये कोणीय गति के लिए आ रहा है। क्लियर है। तो ये कोणीय गति में आने के कारण यहाँ सिंपली बल आ रहा है, जबकि यहाँ आपके पास बला घूर्ण है। यहाँ संवेग आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपके पास कोणीय संवेग आ रहा है। उसके बेस पे हमने किया था, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे ही हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की, ये भी क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल हमने जड़त्व पढ़ा था, जो जड़त्व का नियम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, कि जब तक कोई वस्तु पर बाह्य बल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर नियत वेग से गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। क्लियर है, यही पढ़ा था, जिसके लिए हमने क्या इक्वेशन दी थी, F बराबर ma दिया था हमने। ठीक है ना। अब यहाँ पे सेम हमारे पास चीज क्या होती है, तो वहां पे बात हुई थी जड़त्व की, यहाँ जड़त्व आघूर्ण है, लेकिन बात वही की वही है। तो जड़त्व आघूर्ण से मतलब कि वो अपनी स्थिति को एज इट इज बनाए रखना चाहता है, वो जड़त्व में रहना चाहे। क्लियर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं I प्रोपोर्शनल टू M। यहाँ से हमें क्या चीज मिल रही है कि जिस कण का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, एग्जाम्पल देख लो, कोई हल्की वस्तु है, जैसे ये मान लो डस्टर है, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से यहाँ रख दिया, हल्की वस्तु है तो इसमें मैं बल इजीली, सिंपल सी बात है, इसका मतलब M, इसका द्रव्यमान कम है तो इसका जड़त्व आघूर्ण भी कम है। ये अपने जड़त्व का पालन नहीं कर रही है ना, मैं इस पे बल लगा रही हूँ और ये मेरे बल लगाने के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति चेंज कर रही। क्लियर है। लेकिन इसी की जगह अगर अभी मैं कोई बड़ा सा पत्थर ले लूं, कोई बहुत बड़ा हैवी सा पत्थर अगर मैं ले लूं, तो क्या मैं उसको इतना इजीली उठा के इधर और इधर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। चलो ये तो मान लो इतना बड़ा पत्थर एक बार को लगा भी लो, अगर कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर हो जाए, या मान लो कोई बहुत बड़ी कोई लोहे की कोई ऐसी वस्तु हो जाए, कोई बड़ा सा दरवाजा है लोहे का, तो क्या आप उसे इजीली उठा करके उसकी स्थिति चेंज कर सकते हो, नहीं। तो वहां क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब द्रव्यमान इनमें बढ़ता जा रहा है उसका जड़त्वाघूर्ण का मान बढ़ता जाता है। क्लियर है। और जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाता है जड़त्वाघूर्ण का मान कम होता जाता है। समझ में आ गया। तो जड़त्व किससे रिलेटेड होता है, क्लियरली उसके द्रव्यमान से रिलेटेड होता है, कि जहाँ पे द्रव्यमान, ऑब्वियसली सी बात है, कोई भारी चीज होती है वो अपने जड़त्व का ज्यादा अच्छे से पालन कर सकती है ना, भाई वो तो हिलेगी ही नहीं अपने से नॉर्मली बल लगाने पे। ठीक है। तो वहां पे ऐसे ही जैसे हम कोई बड़ी मशीन का प्रयोग करेंगे तब जाकर के हम उस वस्तु को हिला सकते हैं। ठीक है ना। तो वही है। और जबकि द्रव्यमान कम होगा तो हम आसानी से उसके जड़त्व को समाप्त कर सकते हैं, हमने बल लगाया उसका जड़त्व खत्म हो गया, हमने स्थिति चेंज कर दी। ठीक है। तो जड़त्व आपकी किस पर निर्भर करती है, I पर निर्भर करती है, सॉरी M पर निर्भर करती है। M मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करती है। हो गया। यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, छोटी छोटी चीजें लेकिन सब इम्पोर्टेंट है, और ध्यान नहीं दोगे तो सब कुछ दिमाग में एक जैसा इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए हर एक की अलग अलग डेफिनेशन है, हर एक चीज में मतलब अंतर समझ के चलते रहना। रेखीय गति के लिए इसका मान क्या था, कोणीय गति के लिए मान क्या है, जड़त्व रेखिक गति के लिए जड़त्व क्या था, या कोणीय के लिए क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या चीज होती है। क्लियर है। अब हम देखते हैं एक और रिलेशन देखते हैं हम। ये तो हमने बात की अभी तक, इससे पहले तक का हम जो भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। क्लियर है। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, अब जो भी आपके टॉपिक्स आ रहे हैं ना, खैर पहले से भी इंटरेस्टिंग ही था, कोई बोरिंग तो ऐसा कुछ कभी था नहीं। रॉकेट वगैरह हमने पढ़ा, सब इंटरेस्टिंग से ही थे, अलग अलग चीजें हमें पता चली है ना। तो हेडिंग डालो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग में संबंध। देखते हैं हम इनमें आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, हमने कई चीजें पढ़ी। अब यहाँ से कोणीय संवेग मतलब क्या पढ़ा था हमने, जे, जड़त्व आघूर्ण मतलब I, और कोणीय मतलब वेग मतलब ओमेगा। ठीक है। तो हमें जे, I और ओमेगा इन तीनों में हमें संबंध देखना है कि इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है। हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे
यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कोणीय संवेग। मान लिया हम किसी निकाय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया हम ये संबंध किसके लिए, डायग्राम हमको बनाना नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम किसी निकाय के लिए बात कर रहे हैं जिसमें कुल हमारे पास कितने कण हैं, n कण हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें से कोई सा भी 1 2 3 4 5 6 7 8 n कण है, इसमें से हम कोई सा भी i वां कण ले रहे हैं। i वां कण मान लो ये है, हम इस कण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है कि इस कण के लिए इस कण का कोणीय संवेग क्या होगा, इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, इसका कोणीय वेग क्या होगा, या उनमें आपस में किस रिलेशन के द्वारा वो एक दूसरे के साथ संबंधित होंगे। किस कण के लिए, हम कोई भी एग्जांपल के लिए हमने i वां कण ले लिया, ठीक है। तो माना किसी n कण के निकाय के लिए ठीक है, n कण के निकाय के लिए हम इसमें से कोई i वां कण ले रहे हैं, ठीक है। तो i वें कण का कोणीय संवेग तो कोणीय संवेग हमने क्या पढ़ा था, ji बराबर क्या पढ़ा था, r क्रॉस p के बराबर। तो क्या मान हो जाएगा, ri क्रॉस pi। क्लियर है, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब p क्या होता है, p यहाँ पे संवेग होता है, चूंकि संवेग p बराबर mv होता है, ठीक है। यहाँ i वें कण का संवेग है तो i वें कण का वेग हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास ji का मान क्या हो जाएगा, ji बराबर mi ri इंटू वी आई। क्लियर है, ठीक है। अब एक और रिलेशन होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि v बराबर वेग बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है। पढ़ रखा है आप लोगों ने कभी कि वेग और कोणीय वेग में रिलेशन क्या होता है, v बराबर ओमेगा क्रॉस r, या सिंपली आप इसको चाहो तो आप ओमेगा r के रूप में भी लिख लो, ओमेगा इंटू r होता है, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे i वें कण के लिए, तो वी आई ओमेगा आई आर आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वी आई का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो हमें जे आई बराबर क्या मिल जाएगा, एम आई आर आई, वी आई का मान रख दिया हमने इधर, तो ओमेगा आई आर आई। क्लियर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर इंटू में ओमेगा आई के बराबर, ठीक है। और एम आर स्क्वायर बराबर क्या था, आई के बराबर था, जड़त्वाघूर्ण का डेफिनेशन आई बराबर एम आर स्क्वायर तो पढ़ा, तो लिखो चूंकि जड़त्वाघूर्ण क्या था, कैपिटल आई बराबर एम आर स्क्वायर। यहाँ हम आई वे कण के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम आई आर आई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये एम आई आर आई स्क्वायर का मान हम क्या रख देते हैं, आई आई के बराबर। इसका मतलब यहाँ से हमें जे आई बराबर क्या मिल जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर का मान रख देंगे हम आई आई ओमेगा आई, ठीक है। तो जे बराबर आई ओमेगा, ये हमें रिलेशन मिला। ये किसके लिए, किसी आई वे कण के लिए है। अब अगर हम इस पूरे निकाय के लिए बात करें, संपूर्ण निकाय के लिए, तो आपके पास जे बराबर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा। अब यहाँ आप सब जान गए, यहाँ पे जे क्या है, आपका कोणीय संवेग, आई क्या है आपका जड़त्वाघूर्ण, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। क्लियर है, तो ये हमारे पास फाइनल समीकरण क्या आ गई,
गई कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग में संबंध किस संबंध द्वारा संबंधित होंगे? J बराबर आई ओमेगा से। क्लियर है? और अब आपको मैं ध्यान दिला दूं, J बराबर आई ओमेगा हमने उस दिन मान निकाला था। क्लियर है? जब हमने ये रिलेशन निकाला था कि टॉ बराबर dJ बटे dt, ठीक है, हमने क्या देखा था इसमें कि जब टॉ 0 हो उस कंडीशन में आपका dJ बटे dt बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब J बराबर क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो ये नियत मान हमने बताया था कि नियत मान बराबर होता है आई ओमेगा के, है ना, कि J का नियत मान क्या होता है? आई ओमेगा। उससे मैंने कहा था कि आई ओमेगा कहाँ से आया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आता है J बराबर आई ओमेगा का रिलेशन। क्लियर है? अब उस दिन आपको इसीलिए नहीं करवाया गया था क्योंकि तब तक केवल आपने J पढ़ा था, कोणीय संवेग, ना आपने आई के बारे में पढ़ा था ना ओमेगा के बारे में पढ़ा था। फिर आप कंफ्यूज होते कि मैम ये दोनों चीजें क्या है, इसीलिए पहले मैंने ये दोनों आपको करवाया, कोणीय जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग क्या होता है, और अब इनमें रिलेशन बताया है। लेकिन अब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो J बराबर आई ओमेगा, ये नियत मान के बराबर होता है, इसलिए यहाँ से हमने लिखा था J बराबर नियत या आई ओमेगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। संपूर्ण निकाय के लिए आई ओमेगा कैसे आ गया आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे चाहे आप कॉमन लिख लेना कि आई बराबर क्या है, आप इस आई का समेशन कर दो। कहाँ से? आई का मान 1 से लेके n तक, ये है आई का मान। क्लियर है ना? ये आई पूरे निकाय के लिए आया, जड़त्व आघूर्ण प्रत्येक कण का हमने क्या कर दिया? समेशन कर दिया, आई का मान 1 से लेकर के n तक, तो संपूर्ण निकाय के लिए मान आ गया हमारे पास। कर लिया नोट? ठीक है, तो ये आपका हो गया इनमें रिलेशन यूज आता है। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है। ये सब अभी हमने इस चैप्टर में जो भी आपकी छोटी छोटी चीजें काम में आएंगी उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे कहीं पे आपका डायरेक्ट रिलेशन हम J बराबर आई ओमेगा यूज में ले सकते हैं, कहीं आई यूज में लेंगे, कहीं ओमेगा यूज में लेंगे, कहीं J, कहीं थीटा, ये सब चीजें तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हर जगह आपको बताया नहीं जाएगा कि यहाँ पे J बराबर क्या है, ओमेगा बराबर क्या है। ठीक है ना? अब आपको सब ध्यान रखना है कि यहाँ पे J का मान क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। ठीक है, तो अब हम
देखते हैं कि घूर्णन गति के लिए हमें क्या समीकरण मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे, जैसे हमने बात की इससे पहले रेखीय गति के लिए। ठीक है, रेखीय गति के लिए हमने क्या पढ़ा, रेखीय गति के लिए हमने क्या समीकरण पहले F बराबर m है। ठीक है, ये इक्वेशन हमने किसके लिए देखी, रेखीय गति के लिए देखी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे हमने इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि m d स्क्वायर x सॉरी d स्क्वायर b और d स्क्वायर x के रूप, पहले रुको dv के रूप में लिख लेते हैं, सॉरी dv बटे dt। a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dv बटे dt के रूप में, वेग है ये। ठीक है, और वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन, तो इसको हम m d स्क्वायर x बटे dt स्क्वायर इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये रेखीय गति के लिए हमारे पास यहाँ से हमें समीकरण एक तरह से क्या मिल गई, F बराबर m इंटू डी स्क्वायर एक्स बटे dt स्क्वायर। रेखीय गति के लिए हमें कुछ इस टाइप की समीकरण मिलती है। ठीक है, दूसरी समीकरण हमने ये मान लो हमारी समीकरण पहली थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी रेखीय गति के लिए। दूसरी समीकरण हमने किससे, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो हमने F बराबर क्या देखा, dp बटे dt होता है, वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, सॉरी संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। ठीक है, ये F के बराबर मान लो, या इसको कई बार हमने F एक्सटर्नल भी कह दिया, बाह्य बल के बराबर होता है। क्लियर है, ये हमारे पास दोनों समीकरण हमने किसके लिए पढ़ी, रेखीय गति के लिए पढ़ी। अब इसी प्रकार यहाँ हमें किसके लिए देखना है, घूर्णन गति के लिए क्या समीकरण होगा। तो वैसे आप लोगों को जैसे पहले ही मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जैसे F बराबर dp बटे dt, वैसे ही टॉ बराबर dj बटे dt क्या कहलाया, घूर्णन गति के लिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहलाया था। तो हम उसी की एक प्रकार से यहाँ पे बात कर रहे हैं कि घूर्णन गति के लिए क्या समीकरण होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार घूर्णन गति के लिए घूर्णन गति के लिए अगर हम गति की समीकरण देखते हैं तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, टॉ बराबर dj बटे dt, समीकरण नंबर 1। इनको चाहे आप कोई और समीकरण a और b, ये हमारे यूज के नहीं है, हमने केवल बताया कि दो इक्वेशन हमें मिली, a और b मान लिया हमने। क्लियर है, यहाँ हमें रिलेशन क्या मिला था, टॉ बराबर dj बटे dt, किसके लिए मिला हमें, घूर्णन गति के लिए रिलेशन मिला। ठीक है, और j बराबर हमने क्या देखा, चूंकि j बराबर हमने देखा आई ओमेगा होता है। ठीक है, आई का मान अगर हम यहाँ रख देते हैं, आई का मान एम आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ये मान भी हमें मिल जाता है। ठीक है ना, अगर हम इस j का मान यहाँ रखते हैं तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, d बटे dt इंटू में आई ओमेगा। क्लियर है, या यहाँ से हम आई बाहर ले सकते हैं और क्या मिल जाएगा हमें, डी ओमेगा बटे dt मिल सकती है इक्वेशन कुछ इस प्रकार से, आई इंटू में डी ओमेगा बटे dt के बराबर। ठीक है, ओमेगा किसके बराबर होता है, तो कल हम लोगों ने कोणीय विस्थापन पढ़ा था, ध्यान होगा आप लोगों को, कोणीय विस्थापन ओमेगा बराबर हमने क्या देखा था, चाहे आप आगे यहाँ पे देख लो, हमने क्या पढ़ा था आगे, चूंकि कोणीय विस्थापन थीटा का इक्वेशन पढ़ा था ना, क्या मान पढ़ा था, कोणीय विस्थापन, तो ओमेगा बराबर हमने ये चीज पढ़ी थी डी थीटा बटे dt, कोणीय वेग का मान ही एक प्रकार से पढ़ा था, सॉरी विस्थापन थीटा है, कोणीय वेग मान लो, कोणीय वेग ओमेगा बराबर, ओमेगा का मान हमने क्या पढ़ा था, डी थीटा बटे dt के बराबर पढ़ा था हमने। क्लियर है, तो ओमेगा का अगर ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, ओमेगा का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हमें मान लो इसको समीकरण 2 हमने मान लिया। ठीक है, हम लिखते हैं ओमेगा का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको, टॉ बराबर आई एज इट इज डी बटे dt, और ओमेगा का मान हम यहाँ रख देंगे डी थीटा बटे dt, मतलब टॉ बराबर हमें क्या मिल जाएगा,
आई इंटू में डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर। ये गति की समीकरण किसके लिए हो गई? घूर्णन गति के लिए गति की समीकरण। क्लियर है? अब ये घूर्णन गति के लिए गति की समीकरण है, कैसे प्रूफ होगा? तो आप इसको कंपेयर करके देखो इक्वेशन नंबर ए से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? देखो, रेखीय गति के लिए थी हमारी ये समीकरण, रेखीय गति के लिए ये हमने समीकरण निकाली है घूर्णन गति के लिए। क्लियर है? अब इन दोनों में आप देखिए, यहाँ हमने निकाला एफ बल, यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? टॉ बलाघूर्ण। ठीक है, क्लियर है? बलाघूर्ण ऑब्वियसली सी बात है कोणीय गति के लिए ही आता है, इसलिए हमने इसको बलाघूर्ण कहा है। रेखीय गति के लिए नॉर्मल बल का प्रयोग करते हैं हम, तो बल से कहा है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, बल और बलाघूर्ण। ठीक है, तो ये आ गया बराबर में। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? एम द्रव्यमान। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? जड़त्वाघूर्ण। तो जड़त्वाघूर्ण हमने वैसे ही बताया, आई का मान एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब एम के कंपेयर में आ रहा है। जड़त्व को हमने डायरेक्टली किसके? एम के प्रोपोर्शन में बताया था, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा तो जड़त्व उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान आया, तो यहाँ द्रव्यमान आघूर्ण आ गया, जड़त्वाघूर्ण आ गया। क्लियर है? और यहाँ पे हमारे पास x क्या होता है? रेखीय विस्थापन होता है। ध्यान होगा आप लोगों को, भाई हमने क्या वेग का मान बोला है ना, वेग का मान dx बटे dt डाला है। तो वेग क्या होता है कि विस्थापन, प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही तो वेग होता है। तो ये हमारे पास क्या आता है? रेखीय विस्थापन। और जबकि थीटा हमारे पास क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। क्लियर है? तो अब आप कह सकते हैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके कि हाँ, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क किसका है कि यहाँ पे कण की गति कैसी देखी है, जबकि यहाँ पे कण की गति कोणीय है। तो ये आपकी कोणीय गति के लिए गति का समीकरण आया, सॉरी घूर्णन गति के लिए गति का समीकरण। नोट कर लीजिए पहले इतना। ये देखो, आपको गति की पहली समीकरण समझ में आ गई। दूसरी समीकरण भी हम देखते हैं कि दूसरी समीकरण इसके इक्वल में आती है या नहीं। ये समीकरण किसके बराबर आ गई? आपकी पहली समीकरण के बराबर आ गई। ठीक है ना? हमें घूर्णन गति के लिए भी दोनों समीकरणों की बात करनी है। देखो एक बार फिर बताती हूँ मैं। हमारे पास समीकरण क्या आया है? टॉ बराबर आई डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर। ठीक है, कोई समीकरण इसको मान लो समीकरण नंबर 3 आया, समीकरण 3 मान लो। ये समीकरण बिल्कुल सिमिलर है, किसके जैसी है? बिल्कुल सिमिलर किसके जैसी है? एफ। एफ बराबर जो हमने पढ़ा था एम इंटू में डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर जैसी है इक्वेशन बिल्कुल इस तरीके से। बल की जगह बल है, द्रव्यमान की जगह जड़त्वाघूर्ण है, आई का मान एम आर स्क्वायर होता ही है। ठीक है ना? और रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन है। इसका मतलब ये हमारे पास ये इक्वेशन क्या थी? रेखीय गति के लिए गति की पहली समीकरण थी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कोणीय गति के लिए गति की पहली समीकरण। आप लिख सकते हैं ये क्या है आपके पास? सॉरी, कोणीय नहीं, घूर्णन गति के लिए प्रथम समीकरण।
गति की पहली समीकरण हमारे पास ये आई। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो आई जड़त्वाग गुण, आई बराबर क्या होता है, क्योंकि आई बराबर आपके पास mr स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान और उसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के इंटू के बराबर होता है। क्लियर है। अब हम यहाँ से जड़त्वाग गुण से मान से हम क्या देख सकते हैं कि मान लिया हमने ये हमारा कोई मूल बिंदु है, कोई हमारे पास m द्रव्यमान का कण है, हम जड़त्वाग गुण का मान देखना चाह रहे हैं, आई का मान क्या होगा, तो आई m और r स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा कोई मूल बिंदु है, ये उससे r दूरी पर हमारा m द्रव्यमान का कण स्थित है, और ये कण क्या कर रहा है, फिर वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णन गति में इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा, हमने मान लिया ये थीटा, इसने कोणीय विस्थापन किया है, कह सकते हैं। तो हम इस पिंड का जड़त्वाग गुण I बराबर mr स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ना। हमने क्या बताया कि ये रिलेशन हमारे पास आया, इसमें I भी आ रहा है और थीटा भी आपके पास आ रहा है। थीटा आपने बोला है कोणीय विस्थापन है, I जड़त्वाग गुण है। ठीक है, जड़त्वाग गुण I बराबर mr स्क्वायर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो कि मूल बिंदु या मूल निर्देश बिंदु से कहाँ है, r दूरी पर स्थित है, r रेडियस का ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और ये द्रव्यमान क्या करता है, सर्कल के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है। तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो घूर्णन गति में विस्थापन कितना होता है, कोणीय विस्थापन थीटा के बराबर होता है। तो ये थीटा कोणीय विस्थापन हो गया। ये इस इक्वेशन, इस डायग्राम के लिए, इस स्थिति के लिए हमारे पास ये गति की समीकरण आई है। क्लियर है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, देखो आप अगर यहाँ पे बात करो तो m द्रव्यमान है, m तो जीरो हो नहीं सकता, ये हम लिखते हैं। देखो द्रव्यमान तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता। क्लियर है। इसका मतलब अगर हम r बराबर जीरो मान लेते हैं, r जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि कण बिल्कुल मूल बिंदु पर ही स्थित हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी दूरी खत्म कर दे, मतलब कण यहाँ r दूरी की जगह मूल बिंदु पर ही स्थित हो, तो इस कंडीशन में उसके पास I बराबर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि I बराबर क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। तो r जीरो होने से I बराबर भी जीरो हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो इसकी डेफिनेशन से भी कि उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के बराबर होता है। अब अगर वो दूरी ही जीरो हो जाएगी तो उस बिंदु पर जड़त्वाग गुण भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब इस इक्वेशन से देखो अगर I बराबर जीरो होगा, इसका मतलब टॉ बराबर भी आपके पास जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन की तरफ चल रहे हैं। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, इसके लिए आपको ये स्थिति समझ में आ गई। इस डायग्राम के लिए आपके पास ये इक्वेशन आई है कि जब कोई m द्रव्यमान का कण अपने मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है और कैसी वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्ताकार दिशा में घूर्णन गति कर रहा है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन थीटा हो, तो उसके लिए गति की समीकरण क्या होगी, टॉ बराबर आई डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर, जो किसके समान है, ये रेखीय गति के लिए जो हमारी समीकरण आई थी बिल्कुल इसके समान है। क्लियर है। इतनी बात हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि देखो द्रव्यमान तो कभी शून्य हो नहीं सकता, जितना है उतना रहेगा। इसका मतलब हम r बराबर जीरो अगर मानते हैं, r जीरो का मतलब एक प्रकार से कण कहाँ हो, अपने मूल बिंदु पर स्थित हो। ठीक है, r जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, I बराबर mr स्क्वायर होता है, इसमें r जीरो होने का मतलब I बराबर जीरो हो जाएगा। और I जीरो होगा तो आपकी समीकरण 3 से, ये लिख लेना, समीकरण 3 से I का मान यहाँ जीरो रख दोगे तो टॉ बराबर भी जीरो आ जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं कि यदि तो एक्सटर्नल हमने बाय बला गुण मान लिया, मतलब टॉ बराबर अगर आपके पास जीरो हो, तो टॉ जीरो होने का मतलब आपके पास क्या कंडीशन हो गई कि आई डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर भी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम कंप्लीटली उल्टा चलेंगे, टॉ का मान हमने पहले तो यहाँ से जीरो निकाला, आई जीरो था तो टॉ जीरो आया। अब टॉ जीरो होगा तो हमने क्या माना, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी स्क्वायर, ये पूरा मान जीरो के बराबर होगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे थीटा का मान क्या था वो डाल देते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं आई इंटू में डी ओमेगा बटे डी टी बराबर जीरो। ओमेगा का मान रखा था तभी तो हमारे पास डी थीटा बटे डी टी आया था। क्लियर है। तो ये मान भी हमारे पास जीरो। यदि हम क्या माने कि कोणीय वेग में परिवर्तन शून्य हो, मतलब अगर डी बटे डी टी क्या हो आपके पास, जीरो हो, डी बटे डी टी का मान अगर आपके पास जीरो हो, तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, ये बराबर मान लो बराबर जीरो हो, मतलब परिवर्तन की दर अगर शून्य हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई ओमेगा बराबर जीरो। यहाँ से आई ओमेगा बराबर जीरो मिल जाएगा। क्लियर है। और इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया,
आई ओमेगा सॉरी जीरो नहीं, आई ओमेगा कांस्टेंट। परिवर्तन की दर शून्य होने का मतलब मान कैसा हो जाएगा, नियत मान हो जाएगा आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। और हम जानते हैं आई ओमेगा किसके बराबर होता है, जे के बराबर, मतलब जे बराबर कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया। तो अब ये आपके पास गति की कौन सी समीकरण आ गई, गति की द्वितीय समीकरण, गति की दूसरी समीकरण। कैसे आ गई गति की दूसरी समीकरण, हमने क्या पढ़ी थी, F बराबर dp बटे dt। इक्वेशन नंबर 20 से आप देखो, F बराबर dp बटे dt, अगर F जीरो हो, F जीरो हो, इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, dp बटे dt बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, P बराबर कांस्टेंट, जो हमारे पास J बराबर कांस्टेंट आया है। क्लियर है। तो ये बिल्कुल हमारे पास किसके, गति के, देखिए गति के लिए जैसा समीकरण था बिल्कुल वैसा का वैसा मान ही हमारे पास आया है। क्लियर है। तो हम यहाँ से कौन से दोनों इक्वेशन के बराबर कर सकते हैं, इसका मतलब गति की दूसरी समीकरण हमारे पास कौन सी हो जाएगी, टॉ बराबर dj बटे dt। ये हमें मिल जाएगी हमारी कोणीय गति के लिए दूसरी समीकरण, इक्वेशन नंबर 4। क्यों, ये किसके सिमिलर है, F बराबर dp बटे dt के। हो गए सिमिलर। और सिमिलर कैसे है आपको समझ में आ गया कि हम इन्हें यहाँ पे हमने करके बताया, अगर f जीरो कर दे तो dp बटे dt बराबर जीरो, मतलब p आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। सेम कंडीशन हमने यहाँ की कि अगर टो हमने जीरो मान लिया तो हमारे पास आई ओमेगा बराबर जीरो, मतलब j बराबर कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, घूर्णन गति के लिए गति की दूसरी समीकरण। लिख लेना, ये दूसरी समीकरण किसके लिए, घूर्णन गति के लिए। यह आपके पास आती है दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति की समीकरणें, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया। तो गति के दोनों समीकरण बिल्कुल मतलब ये निकाला था, उसी से हमने दोनों कंपेयर कर करके आपको अच्छे से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो रेखीय गति के लिए समीकरणें थी बिल्कुल सेम टू सेम ही हमारे पास क्या, कोणीय गति के लिए समीकरणें आ जाती, बस कोणीय गति में मान थोड़े चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल बल की जगह बलाघूर्ण, नॉर्मल विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, नॉर्मल वेग की जगह कोणीय वेग, ठीक है, नॉर्मल संवेग की जगह कोणीय संवेग, सब इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जड़त्वीय गुणांक। जड़त्वीय गुणांक, ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है टॉपिक और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब थोड़ा हो सकता है पहली बार में आपको समझने में थोड़ा ऐसा लगे टफ सा, बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन वो पूरा प्रोसेस इसलिए शुरू से ही ध्यान दे करके पढ़ना बिल्कुल, ठीक है ना। है कुछ नहीं, बहुत इजी से कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ गुणांक मिलेंगे, वो आगे अपने यूज में आएंगे, इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। इसलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको छोड़ना मत, इस टॉपिक को अभी के साथ ही क्लियर करके चलना, ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या बात करते हैं, अभी जैसे हमने क्या पढ़ा कि जैसे रेखीय गति के लिए हमें क्या समीकरण मिली है, P बराबर mv मिला। रेखीय गति के लिए हम जानते हैं P बराबर mv होता है, ठीक है, इसके लिए होता है ये रेखीय गति के लिए।
कोणीय गति के लिए क्या पढ़ा, जे बराबर आई ओमेगा पढ़ा। ये किसके लिए था, कोणीय गति के लिए, घूर्णन गति के लिए या कोणीय गति के लिए, बात बराबर ही है। क्लियर है, जे बराबर आई ओमेगा मिला या ये। अब हम इन दोनों समीकरणों को, दोनों क्या है, संवेग के मान, ये रेखीय संवेग है, ये कोणीय संवेग है, तो हम इनके इन दोनों मानों को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे m के बराबर ही आपके मान पास क्या मान आ रहा है, i का मान। m के बराबर आने का मतलब क्या है कि जो रोल यहाँ पे रेखीय संवेग में जो रोल m का होता है द्रव्यमान का, वही रोल कोणीय गति के लिए किसका, i का होता है, जड़त्व आघूर्ण का मान होता है। क्लियर है, हम क्या कह सकते हैं कि जो रोल मतलब जो भूमिका, एक तरीके से बोले कि जो भूमिका रेखीय संवेग में द्रव्यमान m की होती है, द्रव्यमान m की होती है, वही भूमिका कोणीय संवेग में किसकी हो जाएगी, आई क्या है हमारे पास, जड़त्व आघूर्ण। आई की होती है। क्लियर है, हम यहाँ से दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, या हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि J प्रोपोर्शनल टू होगा ओमेगा के, मतलब J समानुपातिक होगा, अनुपातिक होगा किसके, ओमेगा के। क्यों, दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना भाई, क्या है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। कोणीय संवेग तो कोणीय वेग के सापेक्ष होगा, ये भी वेग है और ये भी संवेग है, दोनों के दोनों एक प्रकार से वेग को ही तो प्रकट कर रहे हैं, संवेग और वेग। ठीक है, तो इन दोनों की दिशा भी सेम होगी, हम लिख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों के डायरेक्शन यहाँ पे जे और ओमेगा, ये वेग है ये संवेग है, ये दोनों तो सेम हो गए। बच क्या गया हमारे पास, आई का मान बच गया, आई जड़त्व आघूर्ण बच गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आई होगा आपका जड़त्व आघूर्ण, ये क्या होगा, इसका मान होगा आपका कांस्टेंट, नियत मान होगा। क्लियर है, जे और ओमेगा ये तो वेग और संवेग है, दोनों वेग पर निर्भर करेंगे। ठीक है, एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा उसके सापेक्ष। अब इस रिलेशन में कांस्टेंट आपका क्या है, आई कांस्टेंट है। एक तरीके से इक्वेशन ये थी, जे प्रोपोर्शनल टू ओमेगा था, तो हमने यहाँ पे समानुपातिक नियतांक क्या लगा दिया, आई लगा दिया, तो यहीं से शायद हमारे पास जे बराबर आई ओमेगा मिल गया। कुछ ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई एक कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आई आपका किस पर डिपेंड करता है, आई बराबर आपका होता है एम आर स्क्वायर का, मतलब द्रव्यमान और साथ के साथ किस पे, स्थिति पर भी निर्भर करता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार के, ना तो द्रव्यमान में अभी तक हमने परिवर्तन पढ़ा नहीं पढ़ा, हम नियत द्रव्यमान के लिए ही चल रहे हैं, और स्थिति भी हम कण की एक मान रहे हैं, मतलब कि आपके पास कांस्टेंट मान किसका हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का मान जो होगा वो इस समीकरण में हो जाएगा नियत। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जे भी संवेग है, ओमेगा भी वेग है, दोनों वेग के ही एक प्रकार है, तो उन दोनों की दिशा तो क्या होगी, समान होगी। जे में परिवर्तन होगा तो ओमेगा में भी, या ओमेगा में होगा तो जे में भी चेंज होगा। चेंज फर्क किस पे नहीं पड़ेगा, आई पे, जड़त्व आघूर्ण। ये कैसा होगा, नियत मान होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। किस पर डिपेंड करता है, ये द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, और साथ के साथ कण की स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, और दोनों में ही हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तो वही तो चीज होती है कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता, और द्रव्यमान में तो परिवर्तन होता ही नहीं है, तो आई का मान आपके पास कैसा होता है, नियत होता है। तो ये जो इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी के लिए, किसी दृढ़ पिंड के लिए आई जो कांस्टेंट है, जड़त्व आघूर्ण कांस्टेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्वीय गुणांक कहते हैं। क्लियर है, तो आप लिख सकते हो कि किसी दृढ़ पिंड के लिए
दृढ़ पिंड के लिए ये जो हमारे पास आई कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आई के घटकों को ही, इसके जो भी आपके पास घटक आएंगे आई या फिर आई के जो घटक हैं, आई के घटकों को ही क्या कहा जाता है, जड़त्वीय गुणांक कहा जाता है। क्लियर है? तो पहली बात आपको ये समझ में आई कि जड़त्वीय गुणांक मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें आई के ही घटक देखने हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष इसके क्या घटक है, वाई अक्ष के सापेक्ष, जेड अक्ष के सापेक्ष या कोई अन्य घटक जो भी हो, तो हमें उन आई के मानों को ही देखना है। क्यों? आई कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई कांस्टेंट कैसे होता है आपको क्लियर हो गया कि जैसे रिलेशन हमारे पास यहाँ पे एम नियत होता है, हम नियत के लिए लेते हैं वेग में परिवर्तन की दर को ही तो हम संवेग कहते हैं, ठीक है ना। अब वेग जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो ये संवेग नहीं वो त्वरण होता है, लेकिन जैसे जैसे वेग में परिवर्तन होता है उसी के साथ हमारा संवेग भी चेंज होता है, लेकिन एम नियत होता है। सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये वेग है ये संवेग है, तो इन दोनों की दिशा तो एक होगी, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। बीच में कांस्टेंट क्या होगा हमारा आई। क्यों? आई एक तो एम पर निर्भर कर रहा है और कण की स्थिति पर निर्भर कर रहा है। अब जड़त्वीय आघूर्ण होने का मतलब है स्थिति में परिवर्तन तो वो होने देगा नहीं, और द्रव्यमान में परिवर्तन हो नहीं रहा है, मतलब ये पूरा मान आपके पास कैसा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो आई के ही जो गुणांक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, जड़त्वीय गुणांक कहा जाता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि ये गुणांक कौन कौन से हैं और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये तो अभी हमने ओनली इंट्रोडक्शन दिया एक प्रकार से जड़त्वीय गुणांकों का। अब देखो, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब लोग, हमने क्या किया, कोई हम एक पिंड ले रहे हैं, कैसा पिंड है ये, दृढ़ पिंडों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दृढ़ पिंड लेंगे हम, ठीक है ना। दृढ़ पिंड हम ले रहे हैं, हमने क्या मान लिया है, कुल कितने कण है यहाँ पे, n कण हमने मान लिए हैं, n कण हमको ले रहे हैं इस पूरे निकाय में, ठीक है। कहीं 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 n कण कुल मिलाकर के होंगे। हम सबसे पहले यहाँ निर्देशांकों की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें हर दिशा में देखना है, हमें क्या करना है, जड़त्वीय गुणांक है तो हमने क्या कहा, एक तरीके से जड़त्व के ही सारे घटक होते हैं, तो हमें घटकों को देखना है। घटक देखने का मतलब अलग अलग अक्ष के सापेक्ष क्या माने, क्लियर है। तो हमने इसको अक्षों में डिवाइड कर दिया, ये हमने मान लिया x अक्ष है, ठीक है, ये हमने मान लिया y अक्ष और ये ले लिया हमने z अक्ष, ठीक है। ये हमारा हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ पे जैसे n कण है, हम कोई भी एक कण ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई कण है m द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का कण है और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या ले लिया हमने, वेक्टर r। m द्रव्यमान का कण जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष हमने स्थिति सदिश क्या ले लिया, वेक्टर r ले लिया, ठीक है। और ये आपका पिंड कैसा है, दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड है कोई जो n कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माना कोई दृढ़ पिंड जो n कणों से मिलकर बना हुआ है, n कणों से मिलकर के हमने मान लिया, ठीक है। और यहाँ हम किसी आई वे कण के लिए हम बात करते हैं, इसमें से हम कोई सा भी
एम कण की जो एम द्रव्यमान का कण ले लिया, मान लो ये हमने कोई आयवा कण ले लिया, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं इस पिंड का आयवा कण, ठीक है, जो जिसका द्रव्यमान तो हम कितना ले लें, एम, जिसका द्रव्यमान एम है तथा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या लिया है हमने, वेक्टर आर। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कण का स्थिति सदिश, ठीक है ना, कितना ले लिया हमने, वेक्टर आर है। क्लियर है, ये तो हमारी इस डायग्राम की कहानी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थात इस आयवे कण के लिए हम लिखें अतः आयवे कण के लिए सबसे पहले हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं, हमने इससे पहले क्या जे लेकर के बताया था, हम सबसे पहले कोणीय संवेग जे की बात करते हैं। क्लियर है, आयवे कण के लिए तो जे आई बराबर कितना होता है, जे बराबर आर क्रॉस पी के बराबर, मतलब क्या मान हो जाएगा आपके पास, आर आई क्रॉस पी आई, ठीक है। हमने जड़त्वीय गुणांक की शुरुआत ही जे के मान से की थी, जे बराबर आई ओमेगा से हमने बात की थी। क्लियर है ना, क्योंकि हमें तो क्या आई के ही तो कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जे का मान हम ले लेते हैं आर क्रॉस पी के रूप में, ले लिया हमने। अब फिर क्योंकि हम क्या जानते हैं, संवेग p बराबर क्या होता है, चूंकि पी आई बराबर क्या होता है, एम आई बी आई, ठीक है ना, एम बी के बराबर होता है आईवे कण के लिए एम आई बी आई, इसका मान हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ से हमें जे आई बराबर क्या मिल जाएगा, आर आई क्रॉस पी आई का मान रख दो, एम आई बी आई। क्लियर है, अब यहाँ से एम आई क्या है, एम आई अदिश राशि है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, एम आई हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, आर आई क्रॉस बी आई, किसका मान चल रहा है, ये जे आई का मान। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या ले लिया, आर आई क्रॉस बी आई के बराबर ले लिया, ठीक है। और बी आई बराबर अभी हमने पहले भी पढ़ा, जहां बी आई बराबर क्या होता है, ओमेगा आर के बराबर हमने बताया, आर क्रॉस ओमेगा के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बी आई मान क्या ले लिया, ओमेगा क्रॉस आर आई, बी आई का मान ले लिया। अब बी आई का मान हम रख देते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मान मिल जाएगा, एम्प्लाइज जे आई बराबर देखेंगे क्या हो जाएगा, एम आई ब्रैकेट में आर आई तो एज इट इज है, आर आई क्रॉस बी आई का मान हमने क्या रख दिया, ओमेगा क्रॉस आर आई, किसका मान आ गया हमारे पास, ये जे आई का मान आ गया, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर आई के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास ये तो जे आई का मान आया है, हम कुल मान लेते हैं इस पूरे निकाय के लिए, जे का मान क्या हो जाएगा, तो निकाय के लिए, पूरे निकाय के लिए, ये तो किसी आयवे कण के लिए हमने लिया था, आयवे कण के लिए मान था, ठीक है। अब हम पूरे निकाय के लिए हम बात करें तो जे बराबर क्या हो जाएगा, समेशन जे आई, कहाँ से, आई बराबर 1 से एम कण है, एम कणों के लिए, पहले नोट कर लीजिए इतना। फैक्टर लगा देना,
लिया। तो अब हम आगे देखते हैं। तो कुल जे बराबर क्या है आपके पास, समेशन जे आई के बराबर है। तो जे आई का समेशन ये मान है, मतलब ये मान हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई इंटू में आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। क्लियर है? ये मान किसके लिए आ गया हमारे पास, पूरे निकाय के लिए जे का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, सदिशों के लिए a क्रॉस b क्रॉस c का नियम क्या होता है, पढ़ रखा होगा आपने कभी। सदिश हो कोई वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, किससे खोल सकते हैं हम इसको। देखो, इसको हम लिखते हैं b डॉट a डॉट c माइनस c डॉट a डॉट b। ये हमारे पास सदिशों के गुणनफल का नियम होता है, जहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस में चेंज कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, a डॉट b डॉट c माइनस c डॉट a डॉट b के रूप में डॉट में चेंज कर दिया हमने। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो वेक्टर j बराबर हमें क्या मिल जाएगा, समेशन i बराबर 1 से n एम आई तो है ही। ठीक है, एम आई हमारे पास ही इंटू में क्या आ जाएगा, इसका मान देखो, पहले तो हम क्या डालेंगे, b ओमेगा बाहर ले लिया और अंदर क्या हो जाएगा a डॉट सी, मतलब आर आई इंटू में आर आई, तो क्या हो जाएगा ये आर आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस c मतलब आर आई बाहर ले ले हम, और अंदर क्या हो जाएगा a डॉट बी मतलब ओमेगा इंटू में आर आई। समझ में आ गया मान, हमने क्या ले लिया, ओमेगा आर आई माइनस आर आई इंटू ओमेगा आर आई के बराबर। ठीक है, ये वेक्टर्स लगा लेना सब पे। ये हमारे पास मान आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ तक हमने क्या बोला, क्योंकि ये सारी की सारी राशि, अब देखो यहाँ सब सदिश है, ओमेगा सदिश है, आर का मान भी सदिश है, जे का मान भी सदिश है। ठीक है, इसका मतलब सभी सदिश राशि के घटक भी होंगे। ठीक है ना, घटक क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड दिशा में आप बताओ, तो आप वहां एक तरह से क्या चेंज कर रहे हो, आप दिशा ही तो चेंज कर रहे हो, एक्स दिशा चेंज कर रहे हो, वाई दिशा चेंज कर रहे हो, जेड दिशा चेंज कर रहे हो। और दिशा किसकी होती है, सदिश राशियों की तो दिशा होती है, तभी तो उनको हम सदिश बोलते हैं, जहां परिमाण के साथ दिशा भी होता है। ठीक है, तो ये सारी सदिश राशियां, इसका मतलब इन सबके घटक भी होंगे। अतः हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब सदिश राशियां हैं। समझ में आ रहा है ना, सदिश राशियों के ही घटक भी हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड दिशा चेंज कर देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ सब सदिश राशियां हैं, अतः सबके घटक भी होंगे। सब राशियों के घटक भी हमारे पास होंगे। ठीक है, तो घटक हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे जे है तो वेक्टर जे का घटक आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर जे को आप क्या लिख सकते हो, देखो जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के, जे का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से वेक्टर आर बराबर आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर आर का मान क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, एक जगह हमारे पास आर स्क्वायर भी आ रहा है, तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, देखेंगे आर स्क्वायर बराबर इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, और आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, और एक आ रहा है हमारे पास ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओमेगा को भी हम घटक रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के। ये हमने क्या किया, सबको घटक रूप में लिख लिया, लिख लो।
एक और चीज हमारे पास क्या आ रही है, हम यहाँ सारे मान पहले लिख लेना चाहते हैं अलग से, ताकि बस सबको उठा के हम यहाँ पे रख दें। क्लियर है? एक मान हमारे पास देखो जे हमने ले लिया, आर स्क्वायर का मान हमने ले लिया, आर का मान हमने ले लिया, ओमेगा ले लिया, एक बच रहा है ओमेगा इंटू आर आई। इसको भी हम देख लेते हैं, ओमेगा इंटू में आर आई। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, और आर आई का मान हमारे पास आर आई के लिए एक्स आई वाई आई और जेड आई हो जाएगा। ठीक है, तो मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जेड जेड आई। जिनको यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम हो, मैंने बोल भी दिया है, ओमेगा इंटू आर आई, ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जेड जेड आई। लिख लीजिए सारे मान। ठीक है, अब ये सब मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या मिल जाएगा, देखो सबसे पहले अब हम एक एक दिशा के सापेक्ष बात करेंगे। क्यों, एक साथ हर डायरेक्शन का मान रख दोगे तो इतना सारा पूरा मान बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर है ना? आप जे का भी पूरा मान रख दो, इसको भी रख दो, तो सॉल्व तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हम इजी बना के चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक एक अक्ष के लिए लेते हैं। एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या मान होगा जे का, वाई अक्ष के सापेक्ष क्या मान होगा और जेड अक्ष के सापेक्ष क्या मान होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक्स दिशा के लिए ले रहे हैं, तो देखो जे एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स दिशा के लिए ध्यान रखना, जे का मान हमने यहाँ से एक्स अक्ष के लिए क्या ले लिया, जे एक्स ले लिया। ठीक है, बराबर में देखो ये समेशन आई बराबर 1 से नहीं, सब यहाँ देखेंगे पहले। क्लियर, एक स्टेप समझो, उसके बाद आगे आप खुद कर लेना। एक्स अक्ष के लिए ले रहे हैं हम, जे एक्स से समझ गए ना आप, किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं। ठीक है, तो जे का मान एक्स अक्ष के सापेक्ष जे एक्स हमने ले लिया, बराबर ये एज इट इज हमने लिख दिया, एम आई है ये आपके पास एज इट इज। अब अंदर देखो, ओमेगा का मान है, ओमेगा हम एक्स अक्ष के लिए लेंगे केवल, क्या मान हो जाएगा, ओमेगा एक्स। ठीक है, अंदर हमारे पास आर आई स्क्वायर का मान आ रहा है, तो आर आई स्क्वायर का मान हमने किसके लिए लिया, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष ले लेंगे हम। क्लियर है? आर आई स्क्वायर का मान, या अभी आर आई स्क्वायर के लिए हमें पूरा मान ही लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम अलग कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अभी इसको हम आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, आर आई स्क्वायर ही हमने रहने दिया इसको। क्लियर है? पहला स्टेप माइनस। अब आर आई का मान देखो, आर आई का मान आपके पास पूरा आ रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तीनों अक्ष के सापेक्ष आ रहा है। ठीक है, हम केवल एक्स अक्ष के सापेक्ष ले लेते हैं, तो मान क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स आई। क्लियर है ना? देखो जहाँ आई केप जे केप के केप है अलग अलग घटक में, वहां आप उसे अलग कर सकते हो। स्क्वायर में क्योंकि आई केप जे केप के केप नहीं है, तीनों मान आपस में प्लस हो रहे, इसीलिए आप उसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पूरा मान लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में आर स्क्वायर ही छोड़ दिया अभी। जबकि ओमेगा में आई केप जे केप के केप अलग अलग है, तो हमने केवल आई केप ले लिया एक्स अक्ष के लिए, ओमेगा एक्स ले लिया। ठीक है, यहाँ ऐसे आर आई का मान है, तो आर आई का मान भी हर अक्ष के लिए अलग अलग है, आई केप जे केप के रूप में, तो हमने यहाँ पे भी एक्स आई का मान ले लिया। क्लियर है? इनटू में देखो आपके पास क्या मान है, ओमेगा आर आई के बराबर, तो ओमेगा आर आई के मान में भी आई केप जे केप के केप नहीं है, हमें ये पूरा का पूरा मान ही लेना पड़ेगा ओमेगा आर आई के लिए भी। क्लियर है? तो हम ये पूरा मान यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई इंटू में वाई आई प्लस ओमेगा जेड इंटू में जेड आई। ये पूरा हमारे पास मान आ रहा है। समझ में आ गया आपको कैसे किया है हमने? हमने क्या किया, फिर से देखो, जे का मान हमने क्या लिया है, ओनली एक्स अक्ष के लिए हमने लिया है। ठीक है, हम अलग अलग दिशा के सापेक्ष, एम आई इज इट इज है, ओमेगा एक्स हमने ओनली एक्स अक्ष के लिए लिया है, आर आई
स्क्वायर का मान पूरा आएगा, इसलिए हमने शॉर्ट में इसको आर आई स्क्वायर के रूप में ही लिख दिया। क्लियर है? एक्स आई है यहाँ पे, आर आई की जगह पे आर आई को हम अलग अलग कर सकते हैं, एक्स आई के वाई जे के और जेड के से, तो हमने ये यहाँ भी किसके लिए लिया है, केवल एक्स अक्ष के लिए ले लिया है। और कोणीय वेग यहाँ पे ओमेगा इंटू आर आई है, इसके मान में भी आई किप जे किप के किप नहीं, आप अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा मान हमने एक साथ लिख दिया। तो ये कहाँ है, आपके तीनों अक्षों के सापेक्ष है, तीनों दिशाओं में, ठीक है, तीनों अक्षों के सापेक्ष। जिनको बाद में ऐसा लगे भूल जाएंगे तो वो चाहे ब्रैकेट में लिख लेंगे कौन सा किसके सापेक्ष। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, आगे बस हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें यहाँ से आगे क्या क्या मान मिलता है। क्लियर है? तो देखो करते हैं अपन, बस एक अक्ष के सापेक्ष आप अच्छे से कर लो, जैसे जे एक्स है, बाकी जे वाई और जे जेड का मान अपन डायरेक्ट लिख देंगे, वो डायरेक्टली मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जे एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमें, समेशन है ही हमारे पास, आई बराबर 1 से n के लिए, एम आई एज इट इज है, ये मान तो आपके पास ओमेगा एक्स और आर आई स्क्वायर आ ही गया, माइनस में एक्स आई को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मान मिल जाएगा, पहला तो आ जाएगा ओमेगा एक्स इंटू में एक्स आई स्क्वायर माइनस ओमेगा वाई एक्स आई इंटू में वाई आई माइनस ओमेगा जेड एक्स आई इंटू में जेड आई। आ गया मान, हमने बस ओमेगा एक्स को क्या किया, अंदर हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। क्लियर है? अब हम देखो यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, सबको हम अलग अलग कॉमन कर लेते हैं। अब देखो ओमेगा एक्स हमारा यहाँ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में से हम ओमेगा एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब हम इस एम आई को भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो हमें अलग अलग मान क्या मिल जाएगा, पहला मिलेगा समेशन आई बराबर 1 से n के लिए, ठीक है, एम आई ओमेगा एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या मान मिल गया हमें, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। क्लियर है? एम आई इंटू ओमेगा एक्स हमें मिल गया आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर के बराबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अच्छा हो तो ओमेगा एक्स को हम जैसे यहाँ बाद में लिख लेते हैं, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, कॉमन क्या ले लिया हमने यहाँ से, ओमेगा एक्स। हम सब में ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड के टर्म में इसको लेकर के आते हैं। क्लियर है? ये मान पहला हो गया, प्लस दूसरा मान हम क्या ले लेते हैं, एम आई को इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों स्टेप तो आपके हो गए, दोनों को आपने कंबाइन करके लिख दिया, कॉमन ले लिया ओमेगा एक्स। अब ओमेगा वाई वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं एम आई को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्लस अंदर आपके पास माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, ठीक है, समेशन आई बराबर 1 से n एम आई इंटू हो जाएगा इससे, तो एक्स आई इंटू में वाई आई इंटू में क्या आ जाएगा, ओमेगा वाई। क्लियर है? ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, इसलिए हमने प्लस के रूप में आएगा तो माइनस ही मल्टीप्लाई करने पर हमने बाहर प्लस ले लिया ताकि पूरी वैल्यू में प्लस के रूप में मिल जाए। ठीक है, प्लस अगला टर्म हमें क्या मिल जाएगा, माइनस समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो क्या मान मिल जाएगा, एम आई एक्स आई जेड आई इंटू में ओमेगा जेड। क्लियर है? तो अब आपको ये तीन इक्वेशन समझ में आ रही होंगी। क्या मान मिला हुआ है हमें, ओमेगा एक्स के रूप में मिला हुआ है, एक ओमेगा वाई के रूप में मिला हुआ है और एक ओमेगा जेड के रूप में मिला हुआ है। क्लियर है तीनों इक्वेशन? इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2 और इसको फटाफट से नोट कर लो। ये हमारे पास मान किसका आ गया है, जे एक्स का माइनस फाइनल मान हमारे पास आ गया है।
सिमिलरली हम जे वाई का मान हम डायरेक्ट लिखेंगे। जे वाई का मान देखो क्या लिखेंगे हम इस इक्वेशन, ये पहले वाली इक्वेशन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको भी मैं छोड़ रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा लिखने में हेल्प मिलेगी। आप लोगों के पास तो पहले से लिखी हुई है, क्लियर है। हमारे पास समीकरण 2 से जेएक्स का मान आ ही गया है। अब हम यहाँ से इसी प्रकार हम लिखते हैं सिमिलरली जे वाई। अब मैं इसका मान डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए डायरेक्ट तो अच्छी बात है। जैसे हमने ये सॉल्व किया ना, यहाँ प्रत्येक मान एक्स के लिए रख करके, एक्स आई रख रहे हैं, यहाँ ओमेगा एक्स रख रहे हैं, वाई के लिए रखोगे सेम मान सबके वाई के लिए रख दो, मतलब ये आपका ओमेगा वाई हो जाएगा, यहाँ वाई आई रख दो आप, और ये मान तो पूरा एज इट इज आएगा ही। बस फर्क क्या है, यहाँ एक तो ओमेगा वाई रख दो और यहाँ पे वाई आई रख दो, बाकी ये तो आर आई स्क्वायर तीनों को कंबाइन कर ही रहे हैं, और यहाँ हमने तीनों के लिए मान लिखा ही है, क्लियर है। बस दो चीजें ध्यान रखना है, इसकी जगह आप ओमेगा वाई कर देना और इसकी जगह आप वाई आई कर दोगे, तो आपको क्या मान मिलेगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्लियर है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको एक बार करके देख लेना रफ कॉपी में, तो आपके पास एग्जैक्ट सेम स्टेप आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास, आपको मिलेगा पहला स्टेप माइनस समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई वाई आई एक्स आई इंटू में ओमेगा एक्स। फर्स्ट स्टेप आपको क्या मिल जाएगी, एम आई वाई एक्स आई इंटू में ओमेगा एक्स, क्लियर है। प्लस सेकेंड स्टेप क्या मिल जाएगी, माइनस समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई आ जाएगा यहाँ पे वाई आई का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में वाई आई का स्क्वायर इंटू में ओमेगा वाई। पहली ओमेगा एक्स की टर्म मिल गई प्लस ओमेगा वाई की टर्म, प्लस तीसरी टर्म हमें क्या मिल जाएगी, माइनस समेशन आई बराबर 1 से n एम आई वाई आई और जेड आई इंटू में ओमेगा जेड। ये आपकी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, किसके लिए, जे वाई का मान। अब ये मान मैंने कैसे लिखा, मैंने आपको बता दिया। समीकरण 1 में जैसे x के लिए मान लिया था, वैसे यहाँ ओमेगा एक्स की जगह ओमेगा वाई रखो और एक्स आई की जगह वाई आई लिखो, ये मान आएगा। और आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको रफ में आप सब इसको सॉल्व करके देखेंगे ये मान मिलता है या नहीं मिलता है, क्लियर। अभी इसको नोट कर लीजिए, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली हम जे जेड निकालते हैं। जे जेड का मान देखो, आप चाहो तो मैं एक बार एक और इक्वेशन आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे जेड के लिए देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 से n के लिए एम आई आ ही रहा है, क्लियर है। अब जे जेड के लिए क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताओ, ओमेगा एक्स की जगह जैसे ओमेगा वाई किया था वाई के लिए, जेड के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ ओमेगा जेड, ठीक है। आर आई स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस यहाँ क्या कर देंगे एक्स आई, एक्स के लिए एक्स आई, वाई के लिए वाई, तो जेड के लिए जेड आई, और अंदर वाली चीज एज इट इज रहेगी, क्लियर है। तो ऐसे तरीके से आपको वाई के लिए सॉल्व करके देखना है कि ये स्टेप मिलती है या नहीं। तो ओमेगा ई एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जेड जेड आई, ठीक है। बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई ओमेगा जेड आर आई स्क्वायर माइनस अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दे हम तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा एक्स एक्स आई जेड आई माइनस ओमेगा वाई वाई आई जेड आई माइनस ओमेगा जेड जेड आई जेड, क्लियर है। अब आपके पास देखो, आपके पास अंदर हम m को भी मल्टीप्लाई कर लेते हो, हमारे पास एक तो यहाँ ओमेगा जेड आ रहा है और यहाँ पे ओमेगा जेड आ रहा है, तो इन दोनों में से ओमेगा जेड कॉमन कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई, ये माइनस का आपके पास आ ही जाएगा। सबसे पहले हम x वाली स्टेप लिखते हैं, एक्स आई ओमेगा एक्स वाली, तो एम आई एक्स आई जेड आई एम आई जेड आई एक्स आई इंटू में ओमेगा एक्स, पहला स्टेप मिला। प्लस दूसरा स्टेप देखो, माइनस समेशन
आई बराबर 1 से n के लिए m i, y वाले स्टेप दूसरी हम लिखते हैं क्या, y i z i इंटू में ओमेगा y, दूसरी स्टेप मिल गई। प्लस थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का समेशन, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, समेशन i बराबर 1 से n के लिए आप यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो, दोनों में से ओमेगा z कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच क्या जाएगा, देखो एम आई तो लिख लिया हमने, यहाँ पे आर आई स्क्वायर माइनस में जेड आई स्क्वायर बन गई है, तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर, और कॉमन क्या ले लिया हमने, ओमेगा जेड। या आपके लिख लेना समीकरण नंबर 4। क्लियर है, मिल गई आपको तीनों समीकरणें। आप देख सकते हो हर समीकरण में ये हमने जेएक्स की इक्वेशन, जेवाई की इक्वेशन और ये फाइनल हमारी जेजेड की इक्वेशन बनी है। आप देख सकते हो एक स्टेप इन सब में कैसी आ रही है, कुछ स्टेप की कॉमन वाली, इसको सॉल्व करके लिखा था वो समीकरण या नहीं है क्या, वो इससे पहले जो हमने रफ कर दी, ठीक है ना। तीनों में एक स्टेप तो कुछ स्टेप की आ रही है जिसमें कॉमन आ रहा है, एक्स वाले में आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर आ रहा था, वाई वाले में माइनस वाई आई स्क्वायर आ रहा है, और जेड वाले में ये तीसरी टर्म आ रही है माइनस जेड आई स्क्वायर। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप हमें एक्स आई ओमेगा एक्स के टर्म में मिल रहे हैं, यहाँ भी एक्स आई ओमेगा एक्स, सेकेंड टर्म्स हमें वाई ओमेगा वाई के रूप में, ओमेगा वाई के रूप में, ठीक है, और तीसरी जेड के रूप में, जेड के रूप में। क्लियर है, तो ये आपको सारी की सारी तीनों की तीनों इक्वेशंस मिल गई, ठीक है। अब ये जो तीनों समीकरण है, इन सभी समीकरणों में आपके पास देखो इक्वेशन क्या है, जे की समीकरण है, और सारी स्टेप आपके पास कैसे आ रही है, सब में कांस्टेंट ओमेगा सब तीनों स्टेप में आ ही रहा है। तो हम ये मानते हैं कि जो ओमेगा के जितने भी जो मल्टीप्लाई हैं, इन सबको अगर आप आई मानो कि यहाँ पे ये आई का मान है, यहाँ पे ये आई का मान है, तो आप देख सकते हो सबके साथ में ओमेगा है, तो ये समीकरण कैसी बन रही है, जे बराबर आई ओमेगा जैसी बन रही है। समझ में आया क्या, जे का मान है और हर गुणांक में ओमेगा आपके पास कांस्टेंट आ ही रहा है। अब ओमेगा का जितना भी गुणांक है, जो भी गुणांक है, जिसमें जो भी गुणांक है, उसको अगर हम आई के बराबर मान लेते हैं तो इक्वेशन आपकी जे बराबर आई ओमेगा जैसी बन रही है हर स्टेप में। क्लियर है, तो आगे हम यही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे हम यही लिखेंगे कि समीकरण 2, 3 व 4 को किससे कंपेयर करते हैं हम, जे बराबर आई ओमेगा से कंपेयर करने पर, आई ओमेगा से तुलना करने पर, ठीक है ना। इन तीनों समीकरण के हम क्या, जे बराबर आई ओमेगा से तुलना करने पर, तो हम क्या देखेंगे, इन सब में जो हमें ओमेगा का गुणांक मिल रहा है, चाहे जो भी गुणांक मिल रहा है, इसमें आपको चाहे एम आई तो सब में खैर कॉमन आ ही रहा है, चाहे आपको वाई और एक्स के रूप में मिल रहा हो, चाहे आपको वाई और जेड के रूप में मिल रहा हो, चाहे आपको जेड एक्स के रूप में, जेड वाई के रूप में, किसी रूप में मिले, ओमेगा का जो भी टोटल गुणांक है उस पूरे गुणांक को हम आई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनको कंपेयर करने पर क्या मिलेगा हमें, ओमेगा का गुणांक, ओमेगा का गुणांक आई होगा, होगा ना आई, हमने इक्वेशन पढ़ी है, जे बराबर आई ओमेगा, जे है ओमेगा है, इसका मतलब ओमेगा का जो मल्टीपल है वो ऑब्वियसली सी बात है किसके बराबर है, आई के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम इन तीनों समीकरणों को किस रूप में लिख लेंगे, हम इन तीनों समीकरणों को किस रूप में लिखेंगे, अब देखेंगे हम ये लिख लेते हैं सिंपली, जे एक्स बराबर, हमने ये लिख लिया इसको, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, मतलब ओमेगा एक्स सब में हमने स्पेशली मैंने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड अलग अलग आपको कॉमन लेकर के लिखवाया है ना। अब ओमेगा एक्स का जो भी मल्टीप्लाई उस पूरे को पहले टर्म में मैंने आई एक्स एक्स के बराबर मान लिया, प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जे वाई बराबर क्या मान ली, तो जे बराबर आई ओमेगा जैसे पूरी इक्वेशन बन रही है, जहां आपको आई के अलग अलग घटक मिल रहे हैं, आई एक्स का एक्स अक्ष के सापेक्ष, आई एक्स का ही वाई अक्ष के सापेक्ष और आई एक्स का ही जेड अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। और यही तो हम बात कर रहे थे कि हमें आई को उसके घटकों में विभक्त करना है। क्लियर है, ऐसे ही वाई के लिए क्या हो जाएगा, आई वाई एक्स
ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड, ठीक है। और ऐसे जे जेड बराबर आप क्या लिख सकते हो, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड ओमेगा जेड। क्लियर है। तो ये जो हमें 9 गुणांक मिले हैं, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम किसके रूप में लिख दें, सारणिक के रूप में लिख दें या मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें अगर इन इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी, जे एक्स जे वाई जे जेड बराबर आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, और इनटू में हमें क्या मिल जाए, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। इस रूप में लिख सकते हैं मैट्रिक्स रूप में। तो ये जो हमें 9 के 9 गुणांक मिले हैं आई के, अलग अलग दिशा के सापेक्ष जो हमें घटक मिले हैं, ये घटक ही क्या कहलाते हैं, हमारे जड़त्वीय गुणांक। क्लियर है, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो ये तीनों, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। मैं क्या लिख सकते हैं कि आई के उपयुक्त कितने मिले, 9 मिले हैं टोटल हमें, ये 9 घटक ही जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। जड़त्वीय गुणांक कहलाते हैं। क्लियर है। और यहाँ से आपको हर एक का मान पता है। देखो आई एक्स एक्स हमें क्या मिला था, समेशन आई बराबर 1 से n, फटाफट देख लेंगे हम, एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई। क्लियर है। एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर के बराबर मिला था, सॉरी एक्स आई का भी स्क्वायर था। क्लियर है। ऐसे ही हमें आई एक्स वाई का मान हमें क्या मिल गया था, देख लो आप, आई एक्स वाई बराबर समेशन आई बराबर 1 से n के लिए एम आई एक्स आई वाई आई, ठीक है। ऐसे ही हमें आई एक्स जेड का मान मिला था, किसके बराबर मिल गया था, समेशन में एम आई एक्स आई जेड आई के बराबर। तो समेशन आई बराबर 1 से n एम आई एक्स आई जेड आई। क्लियर है। तीनों मान ये मिले थे। इसी प्रकार से आगे के तीनों क्या मिल गए थे हमें, इसी प्रकार से आपको आई वाई एक्स बराबर किस रूप में मिला था, समेशन आई बराबर लगा लेना 1 से n के लिए एम आई क्या हो जाएगा, वाई आई एक्स आई के बराबर। ठीक है। अब y पहले आ जाएगा तो एम आई वाई आई एक्स आई के बराबर मिला था। ऐसे ही आई वाई वाई बराबर क्या हो गया, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर के बराबर। और आई वाई जेड बराबर क्या मिला, समेशन एम आई वाई आई जेड। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको आई जेड एक्स बराबर क्या मिला, समेशन एम आई जेड आई एक्स आई के बराबर। ठीक है। आई जेड वाई बराबर क्या मिला, समेशन एम आई जेड आई वाई आई के बराबर। और आई जेड जेड बराबर क्या हो गया, समेशन एम आई कॉमन हमने क्या ले लिया, आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। ये हमारे 9 के 9 घटक और ये इनके 9 के 9 आपके मान हो गए। ठीक है। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, आपको 3 घटक डिफरेंट आई एक्स एक्स आई वाई वाई
और आई जेड जेड, इन तीनों के मान थोड़े अलग और एक जैसे मिले हैं, आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। तो ये तीनों आपके कौन से एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, विकर्ण में जो आते हैं, ये किसी मैट्रिक्स के जो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल, ये एलिमेंट आपको ये कुछ डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपके क्या हो गए, जड़त्वीय गुणांक का टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। ये 9 आपके जड़त्वीय गुणांक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम और चीजें भी डिस्कस करेंगे बट वो नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही।